स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी अनुबंध। गेट खोलते हुए सांवली ने देखा बासाब रोज की तरह बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। उसने दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर बरामदा पार करना चाहा, पर उन्होंने आहट पाली। आ गई बेटा, अखबार परे करके उन्होंने स्नेह सिक्त स्वर में स्वागत किया। हाँ बासाब, सांवली ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और भीतर खिसक ली। रुक जाती तो पूरा आधा घंटा बर्बाद होता। अखबार की पूरी खबरें सुनने के बाद ही उसे छुट्टी मिलती। बास साहब को अकेले पेपर पढ़ने में मजा नहीं आता, सामने कोई सुनने वाला भी चाहिए। सांवली बड़ी तेजी से भीतर गई थी, पर दूसरे ही क्षण लौट आई। बास साहब, आज आपने नाश्ता किया? किया तो था शायद। किया था तो प्लेट कहाँ है? वहां तो सिर्फ रात के खाने भर के बर्तन रखे हैं। तू क्या रोज बर्तन गिनकर मांजती है? गिनती के तो बर्तन निकलते हैं, अलग से थोड़े ही गिनती हूँ। एक भी कम हो तो पकड़ में आ जाता है। बासाब खिसियानी सी हंसी हंस दिए। तू तो पूरी जासूस है रे, पुलिस में भर्ती हो जा। बर्तन मांजकर जिंदगी खराब क्यों कर रही है? पहले ये बताओ, नाश्ता क्यों नहीं किया? तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है बाबा। वो क्या हुआ कि कल डबल रोटी लाना भूल गया। सोचा रात की रोटियां हैं, अचार के साथ दूध के साथ खा लूंगा। फिर फिर क्या, खाने बैठा तो खाया ही नहीं गया। लगा कि विभू की माँ डांट रही है, कह रही है कि बासी रोटी क्यों खा रहे हो। ठीक ही तो कह रही थी। आज तक बासी रोटी खाई है कभी? अब पहले सा क्या रह गया है रे? अपनी आदत तो बदलनी ही पड़ेगी। नाश्ता नहीं किया मतलब अब तक गोलियां भी नहीं ली होंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बासाब, बीमार पड़कर मुझे आफत में मत डालो। मेरे पास बिल्कुल टेम नहीं है। बासाब चुप बने रहे। आप अखबार पढ़ो, तब तक मैं पोहा बनाकर लाती हूँ। बासाब ने कहना चाहा कि अब नाश्ता रहने दे, सीधे खाना ही खा लूंगा, पर वे चुप रहे। जानते थे कि मानेगी नहीं। कभी कभी तो लगता है कि इसमें विभू की माँ उतर आती है। ऐसी जिद करती है कि आदमी पार नहीं पा सकता। बासाब, सांवली फिर दरवाजे में प्रकट हो गई थी। यह तो बताओ कि इतनी रोटी बची कैसे? गिनती की तो बनाती हूँ, उनमें से भी छोड़ देते हो। देवी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अब तू जाकर कुछ बनाएगी भी या भाषण ही देती रहेगी? सांवली मुस्कुराती हुई भीतर चली आई। भूख तो लगी है, यूं ही मन को मारे बैठे रहते हैं। उसने फटाफट सारी तैयारी की। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया काटा, पोहे धोकर चलनी में रखे और कढ़ाई चढ़ा दी। भीगे हुए पोहों पर शक्कर, नमक, हल्दी, मिर्च बुरकने के प्रयास में जैसे ही लाल मिर्च का चम्मच उठाया, उसका हाथ रुक गया। लगा जैसे माँ साहब डांट रही हैं, छोरी कितनी मिर्च भसक रही है, उनके पेट में आग लगा देगी क्या? जानती है न, जरा से में उन्हें आम हो जाती है। सांवली मन ही मन मुस्कुरा दी। माँ साहब सिर्फ बा साहब को ही डांटती है, ऐसा नहीं है। सांवली को भी नहीं बख्शती। रसोई से उठती सुगंध बा साहब को भीतर खींच लाई। दो चार कौर खाते ही उनकी आत्मा तृप्त हो गई। चेहरे पर परितृप्ति सी छलकने लगी। सांवली, तेरे हाथ में तो बिल्कुल उसके जैसा स्वाद है रे। उन्हीं से तो सीखी हूँ बा साहब। विभू की बहू पोहा कैसे बनाती है पता है? सांवली को सब पता है। बीसियों बार तो सुन चुकी है, लेकिन हर बार नए सिरे से सुनना ही पड़ता है। अरे, हल्दी कुमकुम जैसा तो नमक मिर्च छिड़कती है, तेल तो कहीं नजर नहीं आता। पता नहीं पानी में छोंकती है कि क्या करती है। ऊपर से खूब धनिया और खोपरा सजा देगी। अरे, उससे कहीं स्वाद आता है? भीतर तो भूसा ही है न। बा साहब, अब आपने जिंदगी भर माँ साहब के हाथ का खाया है,
उनका सा स्वाद ये आजकल की बहुएं कहाँ से लाएंगी। सीख तो सकती है ना। माँ के पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता, सब यहीं आकर सीखते हैं। तू भी तो सीख ही गई है कि नहीं। पर वे तो अपने आप को 30 मार्का समझती है न। न ढंग का पकाएंगी, न नया कुछ सीखेंगी। मुझे तो कभी कभी विभू पर बड़ा तरस आता है। पता नहीं कैसे खा लेता है। न खाए तो क्या करे, जिंदगी भर का साथ जो है। हाँ सो तो है। पोहे की प्लेट उठाकर सांवली किचन में चली आई। यहाँ आए आधा घंटा हो गया था और अभी सारा काम बाकी था, इसलिए वह दूसरे दोनों घर निपटाकर ही यहाँ आती है। इस घर में काम तो ज्यादा नहीं है, पर बातचीत में ही समय निकल जाता है। बात साहब बेचारे आस लगाए बैठे रहते हैं। 5-10 मिनट उनके पास बैठना ही पड़ता है। उसने कई बार कहा भी, बा साहब घर में बैठे बैठे बोर होते हो, शाम को कहीं निकल जाया करो न। इतने तो जान पहचान वाले हैं, नातेदार हैं। पहले तो यहाँ होटल की माफिक दिन भर चाय का पतीला चढ़ा रहता था। ऐसे तुम भी कहीं कहीं जाया करो। नहीं रे, जाने की इच्छा नहीं होती। कहीं भी जाता हूँ तो लगता है सब पर भार हो रहा हूँ। हर कोई यही कहेगा, यहाँ अकेले क्यों पड़े हो, विभू के पास मुंबई क्यों नहीं जाते। अरे यहाँ पड़ा हूँ तो किसी का क्या लेता हूँ। अपने घर बैठा हूँ, अपनी पेंशन खाता हूँ। पर लोग हैं कि लोग बाग बुरे मन से नहीं बोलते बा साहब। बुढ़ापे में आप अकेले पड़े हो न, इस वास्ते ऐसा कहते हैं। अरे तो वहाँ कौन सा मेरा संगी साथी बैठा हुआ है। सुबह 8 बजे तक पूरा घर खाली हो जाता है। दिन ढले सब लोग लौटते हैं। आते ही बेटा अखबार लेकर बैठ जाता है। बहू रसोई में लग जाती है। बच्चे टीवी में घुस जाते हैं। रात को बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं। बेटा बहू टीवी के सामने डट जाते हैं। मैं फालतू सामान की तरह एक कोने में बैठा रहता हूँ। या कम से कम तू ढंग का बनाकर खिलाती तो है। वहां तो सुबह हाबड़ तोड़ में जो कच्चा पक्का बनाकर जाती है, वही 12 बजे खाता हूँ। गरम करने तक का मन नहीं होता। और खाना भी क्या, वही सब्जी रोटी। दाल चावल तो सिर्फ रात को ही नसीब होते हैं। सांवली जब जब ये किस्सा सुनती है, उसका मन कैसा तो हो आता है। कैसी भरी पूरी थाली परोसती थी माँ साहब। कुल दो ही प्राणी थे, पर उन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं की। पति को राजा की तरह रखा था उन्होंने। अब बेचारे दाल चावल को तरस गए हैं। तभी तो उससे ये काम नहीं छूटता। उसके घर वाले तो खूब नाराज होते हैं। ये डोकरा छोरे के पास क्यों नहीं जाता, बेफालतू में यहाँ पड़ा है। अब वह किस किस को समझाए कि डोकरा यहाँ क्यों पड़ा है, बेटे के पास क्यों जाता नहीं है। और ये सब बातें कोई समझेगा भी नहीं। उसे तो खुद कभी कभी आलस आने लगता है। सिर्फ 2 रोटियां डालने के लिए शाम को उतनी दूर जाना खूब अखरता है। और हर रोज जैसे कोई खींच कर उसे ले जाता है। सांवली, इन्हें यहाँ तेरे भरोसे ही छोड़ा है, उन्हें परेशान मत करना। राखी के दिन खूब झमाझम पानी बरसा। घर में मेहमान भी थे। सांवली गोल कर गई। तीज त्योहार पर छुट्टी लेने का तो सभी को हक बनता है। दूसरे दिन जैसे ही उसने भीतर पांव दिया, लगा जैसे तस्वीर में जड़ी 2 आंखें उस पर अंगारा बरसा रही है। वाह सांवली, खूब साथ निभाया। त्योहार के दिन अपने बासाब को भूखा रखा। उसने भीतर जाकर देखा, सच ही था। सिंक में केवल चाय के बर्तन थे, और चाय भी शायद 4-5 बार बनी थी। गैस पर कुकर था, जिसमें दाल चावल पकाने की कोशिश की गई थी, पर बर्तन टेढ़े हो जाने के कारण पानी बह गया था। दाल चावल आधे पक्के और आधे कच्चे रह गए थे। बा साहब, कल घर पर खाना क्यों बनाया। कल तो राखी थी। हर साल आप बुआ जी के यहाँ जाते हैं ना। अरे उसकी बहू की जचकी हुई है। बेचारी वैसे भी परेशान है। तो क्या हुआ, घर में खाना तो बना ही होगा। आप अकेले ही भारी पड़ जाते क्या। शाम को राखी बंधवाने गया था, तब वहीं से खाकर आया था।
वाह, राखी के दिन भाई को खाना खिला दिया तो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। राखी बंधाई का कड़कदार नोट भी तो मिला होगा। सांवली का मन, जो अब तक अपराध बोध से ग्रस्त था, अब बुआ जी के प्रति आक्रोश से भर उठा। माँ साहब थी तब कैसे कैसे भाग भाग कर आती थी। हर महीने पूरा परिवार किसी न किसी बहाने जिम कर जाता। अब एक दिन भाई को टिफिन भेजने की भी उन्हें याद नहीं रही। सावन के पितर भी जैसे तैसे जिम गए। दशहरा भी निकल गया। सांवली सब दूर की छुट्टी कर देती, पर यह घर उसे करना ही पड़ता। बड़ी परेशानी थी। और अब तो दिवाली भी ऐन सिर पर आ पहुंची। घर की लीपा पोती करते हुए सांवली यही सोचती कि दिवाली पर कैसे क्या होगा। कम से कम 3 दिन की छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। तब इनका क्या होगा। बा साहब, आप दिवाली में बम्बई नहीं जाओगे? उसने एक दिन पूछ ही लिया। ना बाबा, कान फोड़ू पटाखों के सिवा वहाँ क्या रखा है। न कोई मिलने आता है, न बुलाता है। मिट्टी के 5 दिए लगाने तक का सुभीता नहीं होता। लक्ष्मी पूजन के लिए 4 ढंग की चीजें घर में नहीं बनती। एक बार हम दोनों गए थे न, तब देखा। न बहू ने कुछ बनाया, न इसे बनाने दिया। वहां तो सब दिन एक समान है। किसी में कोई उत्साह ही नहीं है। बा साहब, लोग तो कहते हैं कि बम्बई की सी दिवाली कहीं नहीं होती। पगली, मैं तो अपने घर की बात कर रहा था। पूरी बम्बई से मुझे क्या लेना देना है। तो उन्हीं लोगों को यहाँ बुला लो न, रौनक हो जाएगी। बुला लूंगा। तू कहती है तो कल ही फोन कर दूंगा। छुट्टी मिलेगी तो आप ही जाएंगे। पर जब भी आते हैं दोनों पैसे का रोना रोते हुए ही आते हैं। मन खराब हो जाता है, लगता है बच्चों को नाहक तकलीफ दी। डरते होंगे आप कहीं उनसे मांग न लें। अरे मैं क्या मांगने लगा। उल्टा जाते समय कुछ न कुछ देता ही हूँ। पर वो रोने की आदत पड़ी हुई है। इसीलिए सोचता हूँ जो जहाँ है खुश बना रहे। तुम अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। सांवली सोच में पड़ गई। अब अपनी बात कहे तो कैसे कहे। क्या सोचने लगी सांवली। मैं सोच रही थी 4 दिन आप कहीं चले जाते या भाभी जी आ जाती। क्यों, दिवाली पे मैं 4 दिन की छुट्टी लूंगी बा साहब। मानपुर जाना है, माँ ने संदेशा भेजा है। अरे तो जान है, माँ के पास जा रही है। पूरा हफ्ता रह कर आ। मेरी फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। बस मुझे ठीक से कुकर लगाना सिखा दे। 2-4 तरह के अचार की शीशियां ले आऊंगा। डबल रोटी तो रोज लेता ही हूँ। फिर शहर में जो इतने सारे होटल हैं, वे किस दिन काम आएंगे। त्योहार में आप डबल रोटी खाओ या होटल में जाओ, यह अच्छा तो नहीं लगता न। देख बेटा, इस बार बासाब की आवाज बदली हुई थी। जाने को तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में मेरे रिश्तेदार भरे पड़े हैं। पर यह साल भर का त्योहार है। ऐसे में इसे सूने घर में अकेली छोड़कर कैसे जा पाऊंगा। बच्चे आए या न आए, मैं तो इसी घर में दिवाली मनाऊंगा। यही उसकी तस्वीर के सामने लक्ष्मी पूजन करूंगा। मुझे तो कभी ढंग से पूजा करना आया ही नहीं। वही बगल में बैठकर एक एक चीज पकड़ाती जाती थी, बताती जाती थी कि कब क्या करना है, कैसे करना है। अब भी वही करवाएगी। सांवली की आंखें अनायास ही ऊपर को उठ गई। लगा कि तस्वीर में जड़ी उन आंखों में एक याचना है, मनुहार है। ज्यादा देर तक वह उन आंखों में झांक न सकी। उसने नजरें झुका ली, पर वह समझ गई कि उसकी छुट्टी मंजूर होने का कोई उपाय नहीं है। उसकी मुक्ति असंभव है। उसे तो त्योहार में भी यहाँ जरूर आना है और घर के मालिक को पूरी पकवान बनाकर खिलाना है। जाते हुए एक बार फिर उसकी आंखें तस्वीर से टकराई, पर इस बार उन आंखों से कृतज्ञता छलकी पड़ रही थी।